5 अप्रैल 1993। अप्रैल की हल्की गर्मी के साथ मुंबई अपनी रोज की रफ्तार में डूबी हुई थी। लोकल ट्रेनों की भीड़, सड़कों की हलचल और फिल्मी दुनिया की चमक, सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में यही माया नगरी एक ऐसी घटना की गवाह बनने वाली है जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख देगी। धीरे धीरे सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम होती है और मुंबई रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठती है। इसी चकाचौंध के बीच बॉलीवुड की सबसे तेजी से उभरती यंग एक्ट्रेस दिव्या भारती की जिंदगी करवट बदल रही थी। शाम के समय जब वो अपने परिवार के साथ बांद्रा वेस्ट के नेपट्यून अपार्टमेंट्स में अपने सपनों का घर खरीद रही थी, तभी कुछ देर बाद उनके पति साजिद नाडियाडवाला का कॉल आता है, जिनसे उन्होंने 1 साल पहले ही चोरी छिपे शादी की थी। साजिद दिव्या से अपने तुलसी अपार्टमेंट वापस आने को कहते हैं, जहां वो दोनों 5th फ्लोर पर एक साथ रह रहे थे और जहां कुछ ही देर में फिल्म आंदोलन के लिए दिव्या भारती के कॉस्ट्यूम फाइनल करने कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला आने वाली थी। कुछ ही देर बाद दिव्या भारती वापस तुलसी अपार्टमेंट लौट आती हैं, लेकिन उनके आने के बाद साजिद नाडियाडवाला किसी काम से बाहर चले जाते हैं। रात करीब 10 बजे नीता लुल्ला अपने पति डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंचती है। तीनों ड्राइंग रूम में बैठकर फिल्म के कॉस्ट्यूम्स फाइनल करने लगते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लेकिन रात करीब 11:30 बजे अचानक तुलसी अपार्टमेंट के बाहर एक जोरदार आवाज गूंजती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लहूलुहान पड़ी हुई दिव्या भारती की थी, जो कुछ देर पहले तक अपने फ्लैट में अपने कॉस्ट्यूम फाइनल कर रही थी। उन्हें तुरंत पास के कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। जब ये खबर पूरे देश में आग की तरह फैली तो लोगों को अपने कानों पर भरोसा नहीं हुआ। सिर्फ 19 साल की उम्र में दिव्या भारती वो मुकाम हासिल कर चुकी थी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी खपा देते हैं। साउथ सिनेमा से लेकर बॉलीवुड तक हर जगह उनका नाम चमक रहा था। किसी ने बुरे सपने में भी नहीं सोचा था कि मासूम चेहरा, चुलबुली मुस्कान और स्क्रीन पर एक अलग ही तरह की एनर्जी पेश करने वाली दिव्या भारती केवल 19 साल की छोटी सी उम्र में रहस्यमयी तरीके से दुनिया को छोड़ जाएंगी। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट बताया, कुछ ने इसे आत्महत्या करार दिया, तो कुछ के लिए ये कोई साधारण हादसा या आत्महत्या नहीं बल्कि बॉलीवुड के अंधेरे गलियारों से जुड़ी एक बहुत बड़ी और खतरनाक साजिश थी। इसके बाद दिव्या भारती की जिंदगी के हर अनछुए पहलू को टटोला जाने लगा। दुनिया से छिपाकर की गई उनकी शादी, उनका धर्म परिवर्तन, उनका करियर, इंडस्ट्री के उनके अंदरूनी रिश्ते और अचानक बड़ी हुई शोहरत, सभी को उनकी मौत से जोड़कर देखा गया और ऐसे ऐसे खुलासे हुए जिसने सभी को हिलाकर रख दिया। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई में ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर हुआ था। कहते हैं कि दिव्या बचपन से किसी बार्बी डॉल जैसी दिखती थी और वो इतनी खूबसूरत थी कि कई बार लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि वो एक रियल बच्ची है। एक बार उनकी मां ने दिव्या को अपनी कार के बोनेट पर बैठा दिया और खुद कार में सामान रखने लगी। तभी बगल से गुजरे एक आदमी ने उनकी माँ से पूछा कि उन्होंने बोनेट पर बैठी गुड़िया कहाँ से ली है। उस आदमी के सवाल पर उनकी माँ जोर से हंस पड़ी और कहा कि वो गुड़िया नहीं बल्कि उनकी बेटी दिव्या है। जब दिव्या थोड़ी बड़ी हुई तो उनका एडमिशन पास के ही मानिक जी कूपर हाई स्कूल में करवा दिया गया, लेकिन उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था। पढ़ाई में उनका हाथ इतना तंग था कि वो मुश्किल से पास हो पाती थी। हालांकि उन्हें लैंग्वेजेस की अच्छी नॉलेज थी और वो हिंदी, मराठी और इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेती थी। ऐसे में दिव्या ने स्टडी से ज्यादा दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे मॉडलिंग, डांस, सिंगिंग और क्लासिकल म्यूजिक में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। उनकी मासूमियत, जिंदा दिली और चुलबुलापन अनोखा था। इसके अलावा उनका हुलिया उस जमाने की सुपरस्टार एक्ट्रेस श्रीदेवी से काफी मिलता था। ऐसे में उनकी खूबसूरती के चलते कम उम्र में ही उनको बॉलीवुड से ऑफर आने लगे। साल 1988 में जब दिव्या केवल 14 साल की थी तो उन्हें फिल्म मेकर नंदू तोलानी ने अपनी फिल्म गुनाहों के देवता ऑफर की, लेकिन उनके पिता ने उनकी कम उम्र का हवाला देकर मना कर दिया। इसके करीब 2 साल बाद जब दिव्या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही थी तब एक वीडियो लाइब्रेरी में बॉलीवुड एक्टर गोविंदा के बड़े भाई और डायरेक्टर कीर्ति कुमार की नजर उन पर पड़ी और उन्हें दिव्या इतनी ज्यादा पसंद आई कि उन्होंने उसी वक्त तय कर लिया कि वो दिव्या को अपनी अपकमिंग फिल्म राधा का संगम में अपने भाई गोविंदा के ऑपोजिट कास्ट करेंगे। इसके बाद कीर्ति कुमार के बात करने पर दिव्या भारती के पेरेंट्स भी थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान जाते हैं। दिव्या भी पढ़ाई से छुटकारा पाना चाहती थी, इसलिए वो भी इस फिल्म को करने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन किसी वजह से उनको इस फिल्म में नहीं लिया जाता और उनकी जगह हीरोइन का रोल जूही चावला को मिल जाता है। आगे भी कई प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेना चाहा, लेकिन बार बार उनकी कास्टिंग होते होते रुक गई।
गई। जैसे बोनी कपूर ने अपनी फिल्म प्रेम के लिए दिव्या को कास्ट करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बन पाई। यही हाल सुभाष घाई की फिल्म सौदागर के साथ भी हुआ और ऐन वक्त पर दिव्या भारती की जगह मनीषा कोइराला को इस फिल्म में ले लिया गया। इस तरह शुरुआती दौर में बला की खूबसूरत होने के बावजूद दिव्या को बॉलीवुड में लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत है जो उन्हें बॉलीवुड में आने से रोक रही है। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, चमकने वाले को आखिर कब तक रोका जा सकता है, वो एक न एक दिन अपनी चमक बिखेर ही देता है। दिव्या की खूबसूरती के चर्चे मुंबई से उड़ते उड़ते साउथ इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री तक जा पहुंचे। साउथ इंडियन सिनेमा के बहुत बड़े प्रोड्यूसर डी रामानायडू ने दिव्या को अपनी फिल्म बॉबिली राजा का ऑफर दिया। चूंकि बॉलीवुड में अभी बात नहीं बन रही थी, इसलिए दिव्या ने हाँ कर दी और साउथ में अपना फिल्मी करियर शुरू कर दिया। इसके बाद साल 1990 में दिव्या भारती की पहली फिल्म बॉबिली राजा रिलीज हुई, जिसमें उनके ऑपोजिट साउथ सिनेमा के मेगा स्टार वेंकटेश थे। ये फिल्म अच्छी खासी चली, इसके 3.5 करोड़ टिकट बिके और ये फिल्म आज भी तेलुगु सिनेमा की सबसे आइकॉनिक फिल्मों में गिनी जाती है। इस फिल्म से सबसे ज्यादा चर्चे दिव्या भारती की ब्यूटी और स्क्रीन प्रेजेंस के हुए। इसके बाद दिव्या 2 और तेलुगु फिल्मों असेंबली राउडी और राउडी अल्लूडू में नजर आई और इस दौरान उन्होंने एक तमिल फिल्म नीला पेन्ने में भी काम किया। इन फिल्मों के बाद टॉलीवुड में दिव्या का क्रेज इस कदर बढ़ गया कि उनकी तुलना साउथ इंडस्ट्री की बेहद फेमस एक्ट्रेस विजय शांति से की जाने लगी। इसके बाद साउथ में उनकी पॉपुलैरिटी इतनी तेजी से बढ़ी कि उन्हें एक बार फिर बॉलीवुड से ऑफर्स आने शुरू हो गए। बॉलीवुड में सबसे पहले उन्हें विश्वात्मा फिल्म मिली, जिसमें उनके साथ सनी देओल थे और इस फिल्म को राजीव राय ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म एवरेज कमाई ही कर पाई, लेकिन इस फिल्म का एक सॉन्ग 7 समुंदर पार सुपरहिट हो गया और आज भी इंडिया और विदेशों में इसे बड़े चाव से सुना जाता है। इस सॉन्ग ने दिव्या भारती को ओवरनाइट स्टार बना दिया। इस फिल्म के रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ही 1992 में दिव्या की दूसरी फिल्म दिल का क्या कसूर रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म फ्लॉप रही। इसी साल दिव्या भारती डेविड धवन की फिल्म शोला और शबनम में गोविंदा के साथ नजर आई। ये दिव्या की बॉलीवुड में पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद उनका क्रेज पूरी फिल्म इंडस्ट्री में फैलता ही चला गया। इसके बाद दिव्या ने फिल्म दीवाना में शाहरुख खान और ऋषि कपूर के साथ काम किया। इस फिल्म में उनकी अदाकारी लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आई कि लोग उन्हें हाथों हाथ लेने लगे। इसके बाद उनके घर के बाहर डायरेक्टर प्रोड्यूसर की लाइन लगने लगी और जो लोग कुछ साल पहले तक उन्हें आखिरी वक्त में अपनी फिल्मों से निकाल रहे थे, वो आज उन्हें सराखों पर बैठाने लगे। इसके बाद दिव्या भारती जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत जैसी 10 और फिल्मों में नजर आई। हैरानी की बात यह थी कि ये सारी फिल्में एक ही साल 1992 में रिलीज हुई और इसके चलते हर तरफ सिर्फ दिव्या भारती का नाम चमक रहा था और वो बॉलीवुड की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। इस दौरान दिव्या भारती को उनकी बेहतरीन एक्टिंग के लिए फिल्म फेयर अवार्ड फॉर लक्स न्यू फेस ऑफ द ईयर भी मिला। केवल 18 साल की उम्र में किसी भी न्यूकमर के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दिव्या भारती से प्रभावित होकर डायरेक्टर पहलाज निहलानी ने उस समय दिव्या की मां मीता भारती से कहा था, मीता जी, आपने हीरा पाया है और इसे कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, इसको सब आता है। हालांकि इतनी शोहरत हासिल करने के बाद भी दिव्या भारती जमीन से जुड़ी हुई थी। दिव्या भारती ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्होंने इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो जिस सुपरस्टार से सबसे पहले मिली थी वो अमिताभ बच्चन थे। उस वक्त बिग बी ने उनसे हाथ मिलाया था और इससे वो इतनी ज्यादा खुश हो गई थी कि वो अपने हाथ नहीं धोना चाहती थी। इसके अलावा दिव्या भारती ने बॉलीवुड में बेहद सफल होने के बावजूद कभी भी साउथ इंडस्ट्री से किनारा नहीं किया। वो कहती थी कि चाहे वो कितनी भी सफल क्यों ना हो जाए, लेकिन वो अपने साउथ फैंस को कभी नाराज नहीं कर सकती और न ही कभी उन्हें भूल सकती हैं। जहां एक तरफ दिव्या भारती बड़ी रफ्तार से कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी, तो वहीं इस बीच उनकी पर्सनल जिंदगी भी बदल रही थी। दरअसल साल 1991 में जब फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग हो रही थी, तो उस फिल्म के सेट पर अक्सर यंग फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला भी आते थे। साजिद ने जब पहली बार दिव्या भारती को देखा तो पहली ही नजर में उन्हें उनसे प्यार हो गया। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और फिर दिव्या भी अपने से 9 साल बड़े साजिद को पसंद करने लगी और धीरे धीरे ये पसंद प्यार में बदल गई। बिना वक्त गवाए साजिद नाडियाडवाला ने दिव्या को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसे दिव्या भारती ने खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन दिक्कत ये थी कि उस समय दिव्या भारती नाबालिग थी, इसलिए साजिद को उनके 18 साल के होने का वेट करना पड़ा। जब दिव्या भारती ने अपनी मां मीता भारती को बताया कि वो साजिद से शादी करना चाहती
है तो उन्हें इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिव्या के पिता ओम प्रकाश भारती को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। लेकिन दिव्या भारती और साजिद नाडियाडवाला प्यार में इस कदर डूबे हुए थे कि जैसे ही दिव्या 18 साल की हुई, उसके कुछ दिन बाद 10 मई 1992 को साजिद और दिव्या ने अपने कुछ करीबी दोस्तों की मौजूदगी में इस्लामिक रीति रिवाज से निकाह कर लिया। साजिद से शादी करने के बाद दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम दिव्या भारती से बदलकर सना नाडियाडवाला रख लिया। ऐसा उन्होंने अपनी मर्जी से किया था या साजिद नाडियाडवाला के कहने पर किया था, यह आज भी एक राज ही है। दिव्या और साजिद ने सीक्रेट तरीके से शादी कर तो ली थी, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के बारे में ना तो इंडस्ट्री में किसी को बताया और ना ही दिव्या के पिता को इस बारे में पता चलने दिया। उस समय माना जाता था कि अगर किसी एक्ट्रेस की शादी हो जाए तो उसे फिल्म्स मिलनी कम हो जाती थी। इसी डर की वजह से दोनों ने महीनों तक अपनी शादी छुपा कर रखी। लेकिन कुछ महीनों बाद 1992 की दिवाली के दिन साजिद दिव्या भारती के घर पहुंचे और उन्होंने दिव्या भारती के पिता को इस शादी के बारे में बता दिया। ऐसे में बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी समझते हुए दिव्या भारती के पिता ने भी साजिद को अपना दामाद मान लिया। इसके बाद दिव्या भारती अपने हस्बैंड साजिद के साथ मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित तुलसी अपार्टमेंट के 5वें फ्लोर के फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उन्होंने अपने साथ अपनी मेड अमृता कुमारी को भी रखा। अमृता कुमारी दिव्या के पेरेंट्स के घर पर लंबे समय से काम कर रही थी। उनका दिव्या भारती से काफी लगाव था और उन्होंने दिव्या भारती की बचपन से ही देखरेख की थी। इसलिए दिव्या जब साजिद के साथ शिफ्ट हुई तो उन्होंने अमृता कुमारी को भी अपने साथ रखा। उस समय तक दिव्या एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस बन चुकी थी और उन्हें बॉलीवुड के साथ साथ साउथ इंडियन फिल्म्स के भी लगातार ऑफर्स मिल रहे थे। काम की वजह से उनका मुंबई से बाहर जाना काफी बढ़ गया था। साल 1993 तक दिव्या 21 फिल्म साइन कर चुकी थी। कई फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी, जबकि कई और फिल्मों में उन्हें कास्ट किया जा चुका था। इस तरह केवल 19 साल की छोटी सी उम्र में दिव्या भारती ने बॉलीवुड में ऐसा स्टारडम हासिल कर लिया था जो उस समय की टॉप एक्ट्रेसेस को भी नसीब नहीं हुआ था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जल्द ही उनका सामना एक ऐसी घटना से होने वाला था जो उनकी हंसती खेलती दुनिया को उजाड़ कर रख देने वाली थी। इन सब के बीच अप्रैल 1993 आ चुका था और सफलता के रथ पर सवार दिव्या ने सोचा कि क्यों ना मुंबई में खुद का एक बड़ा घर खरीद लिया जाए। जल्दी ही ये पल भी आ जाता है। 4 अप्रैल 1993 को दिव्या एक साउथ मूवी की शूटिंग के सिलसिले में चेन्नई गई हुई थी और 5 अप्रैल की सुबह मुंबई लौटने के बाद वो अपने पिता ओम प्रकाश, मां मीता भारती और छोटे भाई कुणाल के साथ बांद्रा वेस्ट के नेपट्यून अपार्टमेंट्स पहुंच गई। इसके बाद प्रॉपर्टी डीलर से मुलाकात हुई और उसी दिन एक 4 BHK फ्लैट की डील फाइनल कर दी गई। मुंबई जैसे शहर में पसंद का घर मिलना आसान नहीं होता, इसलिए डील फाइनल होने पर दिव्या भारती काफी खुश थी। उसी रात दिव्या को एक साउथ मूवी की शूटिंग के लिए हैदराबाद निकलना था, लेकिन नया घर खरीदने की खुशी इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने शूटिंग एक दिन के लिए टाल दी। शाम होते होते दिव्या भारती के पास उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का कॉल आया कि कुछ देर में उनके तुलसी अपार्टमेंट वाले फ्लैट पर कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता लुल्ला फिल्म आंदोलन में दिव्या के कॉस्ट्यूम फाइनलाइज करने के लिए आने वाली है। इस फिल्म को साजिद नाडियाडवाला ही प्रोड्यूस कर रहे थे और इसकी मॉरिशस में शूटिंग होने वाली थी। ऐसे में दिव्या भारती अपने छोटे भाई कुणाल के साथ तुलसी अपार्टमेंट्स पहुंच जाती है। उनका छोटा भाई कुणाल उन्हें ड्रॉप करके वापस लौट जाता है और कुछ देर बाद साजिद नाडियाडवाला भी फिल्म आंदोलन की डेट्स पर चर्चा करने के लिए पंकज खरबंदा से मीटिंग के लिए निकल जाते हैं। अब घर में केवल दिव्या भारती और उनकी मेड अमृता कुमारी रह गई थी। इसके बाद रात करीब 10 बजे नीता लुल्ला अपने पति और साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर श्याम लुल्ला के साथ दिव्या के घर पहुंच जाती है। इसके बाद दिव्या, नीता लुल्ला और उनके पति श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेसेस फाइनल करने लगते हैं। इस दौरान माहौल काफी नॉर्मल और रिलैक्स था। टीवी ऑन था, उस पर सॉन्ग्स चल रहे थे और बातचीत का सिलसिला जारी था। बातचीत के साथ साथ तीनों लोग ड्रिंक भी कर रहे थे। बातचीत और ड्रिंक करते करते कब रात के 11 से ज्यादा बज गए पता ही नहीं चला। जहां दिव्या भारती, नीता लुल्ला और उनके पति डॉक्टर श्याम ड्राइंग रूम में बैठकर शराब एंजॉय कर रहे थे, तो वही दिव्या की मेड अमृता किचन में चिप्स और स्नैक्स तैयार करने में जुटी हुई थी। कुछ देर बाद दिव्या भारती भी ड्राइंग रूम से उठकर बालकनी की तरफ चली जाती है और बातें करते करते वो बालकनी की खिड़की पर बैठने की कोशिश करने लगती है। लेकिन अचानक दिव्या भारती का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो 5th फ्लोर की उस बालकनी से सीधे नीचे कंक्रीट के फ्लोर पर गिर पड़ती है। जैसे ही इसका आभास घर में मौजूद अमृता, नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम को होता है, वो तीनों तुरंत नीचे की तरफ भागते हैं। नीचे दिव्या भारती की कंडीशन देखकर तीनों का दिल बैठ जाता है और कुछ पल के लिए उनके पैर वही थम जाते हैं। दिव्या भारती के सिर से तेज खून बह रहा था और उनका शरीर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। हालांकि
कि अभी भी उनकी सांसें चल रही थी। ऐसे में तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और उन्हें उठाकर पास के ही कूपर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ ही देर बाद दिव्या भारती की आखिरी सांस भी टूट जाती है और डॉक्टर्स उन्हें डेड डिक्लेयर कर देते हैं। उस समय सोशल मीडिया जैसा कोई माध्यम नहीं था, इसलिए खबर तुरंत नहीं फैली। लेकिन अगली सुबह होते ही दिव्या भारती की मौत की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल जाती है और उनके चाहने वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस दिव्या भारती ने कुछ ही घंटे पहले अपना ड्रीम होम खरीदा था, जो अपने फेवरेट इंसान से मैरिड थी और बॉलीवुड की एक सक्सेसफुल स्टार थी, वही दिव्या भारती केवल 19 साल की छोटी सी उम्र में इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस ने दिव्या भारती की बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया, जिसमें यह सामने आया कि इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से दिव्या की मौत हुई थी। काफी ऊंचाई से गिरने के कारण उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी और थाई बोन भी बुरी तरह टूट चुकी थी। एक दिन बाद 7 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की बॉडी उनके परिवार को सौंप दी गई। इसके बाद विलेपार्ले क्रेमेटोरियम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम विदाई के वक्त सबकी चहेती दिव्या भारती को एक दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिव्या भारती ने भले ही शादी के लिए इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन इसके बावजूद उनका अंतिम संस्कार पूरे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार किया गया और उनकी मांग में सिंदूर भी था। उनके पति साजिद नाडियाडवाला सदमे में डूबे हुए थे। उनका रो रो कर बुरा हाल था, फिर भी उन्होंने एक पति के रूप में उनके लास्ट राइट्स निभाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उस वक्त वहां नाडियाडवाला फैमिली के सीनियर मेंबर्स में से कोई भी मौजूद नहीं था। मीडिया रिपोर्ट से यही बात सामने निकल कर आ रही थी कि एक एक्सीडेंटल डेथ थी जो बालकनी से गिरने की वजह से हुई थी, लेकिन लोगों को इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसे में लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि क्या यह सच में एक्सीडेंट था, या फिर दिव्या ने आत्महत्या की थी, या फिर ये एक वेल प्लान्ड हत्या थी। इन तमाम सवालों के बीच इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और इस केस की जिम्मेदारी वर्सोवा पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर जे.जी. जाधव को सौंपी जाती है। इसके बाद पुलिस पूछताछ शुरू करती है। सबसे पहले उस रात दिव्या भारती के साथ उनके फ्लैट में मौजूद नीता लुल्ला, डॉक्टर श्याम लुल्ला और मेड अमृता कुमारी को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है और उनसे क्वेश्चनिंग की जाती है। तीनों पुलिस को ये बताते हैं कि जिस वक्त दिव्या भारती बालकनी की विंडो से गिरी, उस समय अमृता किचन में थी और नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे थे। तीनों ने पुलिस को ये भी बताया कि उन्होंने अपनी आंखों से दिव्या को गिरते हुए नहीं देखा था। इससे ये केस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो गया। इसके बाद पुलिस दिव्या भारती के पति साजिद नाडियाडवाला, उनकी मां मीता भारती, पिता ओम प्रकाश भारती और उनके छोटे भाई कुणाल भारती से भी लंबी पूछताछ करती है। दिव्या की मां मीता भारती पुलिस को एक अजीब बात बताती है। वो बताती है कि जब भी दिव्या को गुस्सा आता था तो वो गुस्से में खुद को चोट पहुंचाती थी। मौत से कुछ महीने पहले दिव्या जब अमेरिका गई थी तो वहां किसी बात से परेशान होकर उन्होंने खुद को सिगरेट से जला लिया था, जिसके निशान उनकी मौत के वक्त भी मौजूद थे। उनकी मां ने यह भी बताया कि जब दिव्या भारती को फिल्म राधा का संगम से ऐन वक्त पर हटा दिया गया था तो वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उन्होंने अपनी कलाई काट ली थी। ऐसे में पुलिस इस एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करती है कि कहीं दिव्या किसी बात को लेकर डिप्रेशन में तो नहीं थी और गुस्से या मानसिक तनाव में आकर उन्होंने जानबूझकर खिड़की से कूदकर अपनी जान तो नहीं दे दी। आत्महत्या की इस थ्योरी को हवा तब मिलने लगी जब दिव्या भारती की एक करीबी दोस्त ने बताया कि दिव्या और साजिद के बीच झगड़े काफी बढ़ चुके थे। साथ ही दिव्या भारती को साजिद की मां पसंद नहीं करती थी और इन सब वजहों से दिव्या डिप्रेशन में रहने लगी थी और हो सकता है कि डिप्रेशन की हालत में उन्होंने आत्महत्या कर ली हो। कहा तो ये भी जाता है कि दिव्या की मौत वाले दिन उसी फ्लैट में नीता लुल्ला और डॉक्टर श्याम लुल्ला के आने से पहले दिव्या और साजिद के बीच काफी जोरदार बहस हुई थी। इस बहस के बाद साजिद फ्लैट छोड़कर चले गए थे। कहा जाता है कि साजिद से जाते वक्त दिव्या ने कहा था कि अगर वो 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आए तो वो उन्हें आखिरी बार देखेंगे। साजिद वापस नहीं लौटे और कुछ समय बाद दिव्या भारती की मौत की खबर सामने आ गई। हालांकि उस आत्महत्या की थ्योरी को दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती ने पूरी तरह नकार दिया। उनका कहना था कि दिव्या ऐसी लड़की थी जो दूसरों को परेशान कर सकती थी लेकिन खुद परेशान नहीं हो सकती थी। उनके मुताबिक दिव्या के स्वभाव में ऐसा कुछ भी नहीं था जो आत्महत्या की तरफ इशारा करे। इसके अलावा यह थ्योरी इसलिए भी कमजोर पड़ती है क्योंकि जिस इंसान ने सिर्फ 19 साल की उम्र में इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया हो, जिसे करोड़ों लोग प्यार करते हो, वो अचानक अपनी जिंदगी खत्म क्यों करेगा? और अगर उन्हें ऐसा करना ही होता तो वो मरने के कुछ घंटे पहले अपने सपनों का घर क्यों खरीदती? घर खरीदने के बाद इतना खुश क्यों होती? वो अपनी अगली फिल्म्स के कॉस्ट्यूम्स फाइनल क्यों करती? दिव्या भारती के आखिरी घंटों की एक्टिविटीज एक ऐसे इंसान की नहीं लगती जिसने जिंदगी से हार मान ली हो। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं जिससे
ऐसा लगने लगता है कि दिव्या भारती को एक पूरे वेल प्लान तरीके से साजिश करके मारा गया था। जांच में सामने आता है कि जिस खिड़की से दिव्या भारती नीचे गिरी थी उसमें कोई ग्रिल नहीं लगी थी। इसके अलावा उस खिड़की में ऑटो स्टॉपर भी नहीं लगे थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सिर्फ उस एक खिड़की को छोड़कर तुलसी अपार्टमेंट की बाकी सभी खिड़कियों में ग्रिल और ऑटो स्टॉपर दोनों मौजूद थे। इतना ही नहीं, जिस खिड़की से दिव्या भारती नीचे गिरी थी उसके नीचे पार्किंग लॉन था, जहां आमतौर पर रोजाना लाइन से कई गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस दिन वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। ऐसे में सवाल उठने लगे कि क्या किसी ने जानबूझकर उस खिड़की से ऑटो स्टॉपर और ग्रिल हटवाया था, और आखिर उस दिन वहां रोज की तरह एक भी गाड़ी क्यों नहीं खड़ी थी? क्या इतनी सारी चीजें एक साथ होना महज कोइंसिडेंस था, या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था? हत्या की इस थ्योरी को और भी बल तब मिला जब इसी बीच दिव्या भारती की मौत के सिर्फ 1 महीने बाद उनकी मेड अमृता की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। पुलिस ने अमृता की डेथ को नेचुरल बताया, लेकिन बहुत से लोगों के मुताबिक किसी साजिश के तहत दिव्या की मेड को मरवा दिया गया था, ताकि वो दिव्या की मौत से जुड़ा कोई भी खुलासा ना कर सके। यह भी कहा जाता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में काफी डिले किया था और अमृता के स्टेटमेंट्स को प्रॉपर्ली रिकॉर्ड भी नहीं किया गया था। उनकी मौत उनका पूरा बयान दर्ज होने से पहले ही हो गई थी। जब भी दिव्या भारती की मौत को हत्या की साजिश के नजरिए से देखा जाता है तो इसमें सबसे पहले नाम खुद उनके पति साजिद नाडियाडवाला का सामने आता है। ऐसा कहा जाता है कि साजिद नाडियाडवाला का उस समय दाऊद इब्राहिम से कनेक्शन था। 1990s के उस दौर में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड कनेक्शन कोई नई बात नहीं थी, लेकिन दिव्या भारती को साजिद का दाऊद इब्राहिम के साथ कनेक्शन पसंद नहीं था। कुछ दिन पहले 12 मार्च 1993 को मुंबई में सीरियल ब्लास्ट भी हुए थे, जिनमें दाऊद का हाथ था। ऐसे में दिव्या भारती और साजिद के बीच अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात को लेकर झगड़े बढ़ते जा रहे थे। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया था कि दिव्या की मौत से पहले साजिद 3 बार दुबई की ट्रिप पर गए थे, और कुछ लोगों का ऐसा अनुमान था कि वो इस दौरान दाऊद से भी मिले थे। इन सभी बातों को जोड़कर यह थ्योरी बनी कि शायद दिव्या को साजिद और दाऊद के रिश्तों के बारे में कुछ ऐसा पता चल गया था जिसकी वजह से उन्हें जानबूझकर रास्ते से हटा दिया गया। इसी से जुड़ी एक और बात अक्सर सामने आती है। कहा जाता है कि 2007 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम कुछ हद तक दिव्या भारती से इंस्पायर्ड थी। उस फिल्म में दीपिका पादुकोण का किरदार भी एक उभरती हुई मशहूर एक्ट्रेस का था, जिसका रिलेशनशिप एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ दिखाया गया था। दोनों की शादी छुपा कर रखी गई थी और बाद में उसी शादी को राज बनाए रखने के लिए प्रोड्यूसर ने उस एक्ट्रेस की हत्या कर दी थी। इस समानता की वजह से कई लोगों ने फिल्म ओम शांति ओम और दिव्या भारती के केस के बीच कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की। हालांकि सच्चाई ये है कि ये सारी बातें सिर्फ कयास और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं और इनके समर्थन में कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। यही वजह है कि पुलिस ने दिव्या भारती के केस की लगभग 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद साल 1998 में इस केस को एक्सीडेंटल मौत कहकर बंद कर दिया। पुलिस ने बताया कि दिव्या भारती ने उस रात बहुत शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वो खुद को संभाल नहीं पाई और बालकनी से गिर गई। मौत के बाद दिव्या भारती कई लोगों को सपनों में भी दिखाई देती रही। दिव्या भारती की मां मीता भारती ने बताया था कि दिव्या अक्सर मेरे सपनों में आती थी। जिस दिन मुझे जल्दी उठना होता था, दिव्या सपने में आकर मुझे जगा देती थी। इसके अलावा दिव्या के हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला की दूसरी पत्नी वर्धा खान नाडियाडवाला ने भी कई बार दिव्या को अपने सपनों में आने की बात कही थी। वर्धा खान ने यह भी बताया कि साजिद आज भी अपने वॉलेट में दिव्या की तस्वीर रखते हैं। शादी के बाद भी साजिद और उनकी वाइफ वर्धा ने दिव्या भारती के परिवार का साथ नहीं छोड़ा। साजिद की लाइफ और उनके घर में दिव्या भारती की आज भी कितनी अहमियत है, इसका अंदाजा इस बात से आसानी से लगाया जा सकता है कि साजिद के बच्चे दिव्या भारती को बड़ी मम्मी बुलाते हैं। दिव्या की मौत के बाद साजिद नाडियाडवाला द्वारा प्रोड्यूस की गई एक फिल्म वक्त हमारा है में ओपनिंग क्रेडिट्स के दौरान दिव्या को एक छोटा सा ट्रिब्यूट भी दिया गया था, जहां लिखा गया इन द मेमोरी ऑफ माई लविंग वाइफ। हालांकि दिव्या के डेथ के बाद सबसे ज्यादा शक के घेरे में साजिद ही आए थे और उन पर कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई ठोस सबूत सामने नहीं आ सका। यह दिव्या भारती का ही स्टारडम था कि उनकी मौत के वक्त उनके पास कुल 12 फिल्म्स पाइपलाइन में थी। इनमें से 3 फिल्म्स ठंडे बस्ते में चली गई और बाकी 9 फिल्म्स में दिव्या को दूसरी एक्ट्रेसेस से रिप्लेस किया गया। इन्हीं में से एक फिल्म लाडला थी, जिसमें दिव्या की जगह श्रीदेवी को कास्ट किया गया। ये
एक अजीब तरह का संयोग ही था कि जिस श्रीदेवी से दिव्या इंस्पायर मानी जाती थी, जिनकी हमशक्ल तक उन्हें कहा जाता था, अब वही श्रीदेवी दिव्या भारती की अधूरी जगह को भर रही थी। इसी दौरान एक दिन श्रीदेवी उसी जगह शूटिंग कर रही थी जहां पहले दिव्या शूटिंग किया करती थी। एक सीन के दौरान श्रीदेवी बार बार उसी लाइन पर अटक जाती थी जिस पर दिव्या भारती भी अटक जाया करती थी। श्रीदेवी को लाइन भूलते देख सभी घबरा गए। कुछ लोगों के लिए ये महज एक इत्तेफाक था तो कुछ के लिए ये दिव्या भारती की यादों की एक अनसेटलिंग मौजूदगी थी। इसके बाद सेट पर गायत्री मंत्र का पाठ किया गया और फिर श्रीदेवी ने बिना रुके शूटिंग पूरी की। हालांकि ये तय कर पाना आज भी लोगों के लिए बेहद मुश्किल है कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी, आत्महत्या थी या फिर बॉलीवुड की किसी बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी। यही वजह है कि दिव्या भारती का मामला आज भी अनआंसर्ड क्वेश्चंस के साथ एक रहस्य बनकर खड़ा है। दिव्या भारती की मिस्टीरियस डेथ अकेली ऐसी कहानी नहीं है। बॉलीवुड के कई बड़े स्टार्स की मौत से जुड़े सवाल आज भी अनसुलझे हैं। ऐसे में आप किस बॉलीवुड स्टार की मौत से जुड़ी अनसुलझी कहानी सुनना चाहते हैं, हमें कमेंट में बता सकते हैं।